बेवफा निकला बॉयफ्रेंड तो कर दिए टुकड़े टुकड़े। 22 साल से तलाश है केरल की एक लेडी डॉक्टर की। ढूंढ रही है दो देशों की पुलिस। तो क्या ढूंढ पाएगी दो देशों की पुलिस? आखिर कहाँ गई लेडी डॉक्टर और मामला क्या था? आइए जानते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज इरा के क्राइम टाइम और मैं आपके साथ विपिन। कहानी है केरल के कन्नूर शहर की। यहाँ ओमाना एडासन नामक एक महिला रहती है। अपने परिवार के साथ रहती है। वह बचपन से ही वह पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज होती है। उसके परिवार वाले भी सभी पढ़े लिखे होते हैं और वह अच्छी पोस्ट पर नौकरी भी करते हैं। ओमाना का एक सपना होता है कि वह बड़ी होकर एक डॉक्टर बने, और होता भी कुछ ऐसा ही है। ओमाना का यह सपना सच हो जाता है और वह आंखों की डॉक्टर बन जाती है। बेटी के डॉक्टर बनते ही घर वालों ने उसकी शादी डॉक्टर राधा कृष्णन से करवा देते हैं। बच्चों के एक डॉक्टर होते हैं। शादी के बाद दोनों मिलकर अपना एक क्लिनिक खोल लेते हैं और वह क्लिनिक काफ़ी अच्छा खासा चलने लगता है। आगे चलकर दंपति के 2 बच्चे भी हो जाता है। परिवार हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा होता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि इस परिवार की जिंदगी ही बदल जाती है। दरअसल डॉक्टर दंपति के पास अब काफ़ी पैसा आ जाता है, तो सोचा कि उसका घर काफ़ी पुराना है, तो क्यों ना हम इसे रेनोवेट करवाया जाए। डॉक्टर राधा कृष्णन इसके लिए एक कारीगर ढूंढने लगते हैं। कन्नौज जिले के ही उसकी एक ठेकेदार से मुलाकात होती है, जो कि घरों को रेनोवेट करवाने का काम करता था और उसका नाम भी मुरलीधरन होता है। उसे घर में बुलाया जाता है और काम को शुरू करवा दिया जाता है। बच्चे छोटे होते हैं और घर में अकेला छोड़कर जाना सही नहीं था, इसलिए डॉक्टर ओमाना रेनोवेश के समय घर में ही रहने लगती है। वह सिर्फ थोड़ी ही देर के लिए क्लिनिक जाती है। इस दौरान ओमाना और मुरलीधरन के बीच दोस्ती हो जाती है। दोनों घंटों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल जाता है। मुरलीधरन भी शादीशुदा होता है और उसके 2 बच्चे भी थे। इसके बावजूद वह ओमाना के साथ अफेयर चलाता रहता है। इसी बीच रेनोवेशन का काम खत्म हो जाता है। फिर भी वह रोज ओमाना के घर आने जाने लगता है। जब इस बात की जानकारी डॉक्टर राधाकृष्णन को होता है, तो उन्होंने बच्चों की खातिर ओमाना को समझाने की भरपूर कोशिश करता है। कहा कि जो भी तुम कर रही हो उसे यहीं खत्म कर दो, नहीं तो हमारे 2 बच्चे हैं और इसका असर उन दोनों बच्चों पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि मुरलीधरन का भी अपना परिवार है। तुम दोनों के इस रिश्ते के कारण 2 घर बर्बाद हो रहे हैं। पति के समझाने के बावजूद ओमाना नहीं मानती है, क्योंकि वह मुरलीधरन के प्यार में पागल हो चुकी होती है। उसे तो बस अब मुरलीधरन ही चाहिए था। परिवार से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नतीजा ये निकला कि उसने मुरलीधरन के लिए अपने ही पति से तलाक ले लेती है और दोनों बच्चों को भी अपनी पति के पास छोड़कर अलग रहने लगती है। अब मुरलीधरन और ओमाना दोनों एक साथ खुलकर घूमने फिरने लगता है। ओमाना ने अपना नया क्लिनिक भी खोल लेती है, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि समाज के लोग अब उसे वो इज्जत नहीं दे रहे जो कि पहले दिया करते थे। दरअसल उसके तलाक और अफेयर का पता लगभग सभी लोगों को लग चुका होता है। लोग उसके क्लिनिक में भी न के बराबर जाने लगते हैं।
ओमाना ने फिर मुरलीधरन को शादी के लिए पूछती है। मुरलीधरन काफी चालाक इंसान था। वो सिर्फ ओमाना से टाइम पास कर रहा था। वह उससे शादी नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने उसे कहा कि इन चीज़ों के लिए उसे थोड़ा वक्त चाहिए। दरअसल मुरली के लिए ओमामा सिर्फ पैसा कमाने का जरिया था। वह जब चाहे उसे पैसे मांगता रहता और प्यार में पागल ओमामा भी बिना किसी सवाल के उसे पैसे दे दिया करती थी। जब ओमाना का क्लिनिक बिल्कुल ही बंद हो गया तो उसने सोचा कि वह भारत देश ही छोड़ दे और कहीं किसी और देश में जाकर अपना क्लिनिक खोल ले। फिर ओमाना इंडिया छोड़कर मलेशिया चली जाती है। उसने वहां अपना एक नई क्लिनिक शुरू करती है जो कि किस्मत से चल पड़ती है। फिर वो वहीं सेटल हो जाती है, लेकिन अब भी वह मुरली के कांटेक्ट में रहती है। वो वहां से उसे पैसे भेजती रहती थी। एक दिन उसने मुरली को फोन करके मलेशिया बुला लेती है और कहा कि वो दोनों यहाँ शादी कर लेंगे। फिर यहाँ पति पत्नी की तरह जिंदगी गुजारेंगे। किसी को शक भी नहीं होगा, इसलिए हम नाम और पहचान दोनों बदल देंगे और फिर शादी करेंगे। इस पर मुरली मान जाता है। पहले ओमाना इंडिया आती है, फिर यहाँ दोनों ने किसी जान पहचान के शख्स से नकली पहचान पत्र और पासपोर्ट बनवा लेता है। ओमाना ने अपना नाम अमीमा भिंडे अब्दुल्ला रखती है, साथ ही मुरली का नाम भी बदलवा देती है। फिर दोनों मलेशिया वापस लौट जाते हैं। यहाँ दोनों साथ रहने लगते हैं। तो बस पैसा चाहिए था, इसलिए पैसों को लेकर दोनों में अनबन शुरू हो जाती है। और फिर एक दिन मुरली ने गुस्से में कहा कि मैं भारत वापस जाना चाहता हूँ, और वह वापस आ भी जाता है। लेकिन यहाँ उसका काम अब पूरी तरह से बंद हो चुका हो। पैसों की तंगी होने लगती है, इसलिए एक दिन मुरली ने ओबामा को फोन करके कहा कि वो उसे कुछ पैसे भेज दे। ओमाना ने पैसा देने से साफ इनकार कर देती है। तो अब मुरली उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। उसने कहा कि अगर वो उसे पैसे नहीं देगी तो पुलिस को सब कुछ बता देगी और फिर उसे जेल हो जाएगी। ओमाना यह सुनते ही काफी दुखी हो जाती है। वह जितना प्यार मुरली से करती थी, अब उससे ज्यादा उसे नफरत करने लगती है, क्योंकि मुरली के लिए उसने अपने पति, बच्चे और यहाँ तक कि अपना देश तक को छोड़ दिया था। और अब वही मुरली उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उसे समझ आ गया कि मुरली को उससे कभी प्यार था ही नहीं, वह सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ था। और यहीं से शुरुआत हो जाती है क्राइम की कहानी। साल होता है 1996। ओमाना ने अपने क्लिनिक से 7 जुलाई से लेकर 14 जुलाई 1996 तक की छुट्टी ले रखी होती है। 7 जुलाई को ओमाना थिरुवनंतपुरम पहुंचती है और एयरपोर्ट से वह सीधे अपने भाई के घर पहुंचती है। वहां उसने अपने सारे कीमती जेवर और 2 ट्रॉली बैग रख देती है। फिर काम का बहाना लगाकर वहां से निकल ऊटी पहुंच जाती है। ऊटी में उसने एक होटल का कमरा किराए पर ले लेती है, वो भी फर्जी नाम और पता बताकर। 8 जुलाई 1996 को डॉक्टर ओमाना बाजार जाती है और कुछ सामान खरीदती है, जैसे पॉलीथीन के कुछ बंडल और 2 सूटकेस। खरीदारी करने के बाद उसने एक दूसरा होटल बुक करती है, वो भी 3 दिनों के लिए। फिर उसने वहां मुरली को बुलाती है और कहती है बिना किसी को बताए यहाँ आ जाओ और मेरे साथ 2 से 3 दिन रहना, फिर पैसे लेकर चले जाना। मुरली भी ये बात से अनजान और बात को मान जाता है और 9 जुलाई को मुरली ऊटी पहुंच जाता है। पहली रात तो दोनों एक साथ बिताता है। फिर 10 जुलाई को दोनों होटल से कहीं घूमने के लिए निकल जाता है।
बता दें कि ओमाना ने एक रेलवे रिटायरिंग रूम भी बुक करा रखा था। ओमाना ने मुरली को यहाँ खूब शराब पिलाती है। जब दोनों वापस रेलवे रिटायरिंग रूम पहुंच जाती है तो मुरली काफी ज्यादा नशे की हालत में होता है। ओमाना ने तब उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए मलेशिया से एक गिफ्ट लाई हूं, और उसने एक दवा की बोतल दिखाकर कहती है यह एक खास दवा है, इसे शरीर में इंजेक्ट करने से मर्दानी ताकत 4 गुना बढ़ जाता है। मुरली यह सुनते ही खुश हो जाता है। फिर क्या, ओमाना ने उसे दवा को इंजेक्शन में भरकर मुरली को लगा देती है। दवा के प्रभाव से मुरली बेहोश हो जाता है और थोड़ी ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। दरअसल वह कोई दवा नहीं थी बल्कि एक जहर होता है। फिर ओमाना ने मुरली की लाश को बाथरूम ले जाती है, कई टुकड़ों में काट देती है और मांस के कुछ टुकड़ों को तो उसने टॉयलेट में फ्लश कर बहा देती है। लेकिन बची हुई हड्डियों और मांस को अब उसे ठिकाने लगाना था। फिर वह हड्डियों और मांस के टुकड़ों को उसने पॉलीथीन में डालना शुरू कर देती है। फिर उस सभी पॉलीथीन को उसने दोनों सूटकेस में डाल देती है, क्योंकि उसे 11 जुलाई को रेलवे रिटायरिंग रूम को खाली करना रहता है। उसने रूम अच्छे से धोया और सूटकेस में खूब सारा परफ्यूम छिड़क देती है ताकि उससे दुर्गंध ना आए। फिर उसने टैक्सी बुलाती है और उस होटल में पहुंच जाती है जहां उसने पहले से ही कमरा ले रखा था। तारीख 12 जुलाई को उसे ये वाला भी कमरा खाली करना था, लेकिन उससे पहले उसे लाश को ठिकाने लगाना था। फिर उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना इस लाश को सूटकेस को कोडाई कनाल के सुसाइड पॉइंट से नीचे फेंक दिया जाए। वहां इतने लोग सुसाइड करते हैं कि किसी को शक भी नहीं होगा। फिर ओमाना टैक्सी करके कोयम्बटूर पहुंच जाती है। यहाँ उसने एक होटल बुक करवाती है। फिर सूटकेस को टैक्सी में ले जाकर कोडाई कनाल के सुसाइड पॉइंट की तरफ जाने लगती है। लेकिन रास्ते में सूटकेस से गंध आना शुरू हो जाता है तो ड्राइवर राजा ने उसे सवाल करना शुरू कर देता है। तब ओमाना ने सोचा कि क्यों न पैसे देकर ड्राइवर को भी इस प्लान में शामिल कर लिया जाए, और उसने ड्राइवर को पैसों का लालच दे देती है और कहा कि अगर वो उसकी मदद करेगा तो बदले में उसे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। ड्राइवर डर जाता है। फिर उसने सोचा कि यह महिला काफ़ी खूंखार है, अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो क्या पता उसे भी मार दे। इसलिए वह उसकी बात मान जाता है। इस तरह से वो भी प्लान में शामिल हो जाता है। अब ओमाना बिल्कुल निश्चिंत हो जाती है कि अब वह आसानी से लाश को ठिकाने लगा सकेगी। ओमाना काफ़ी थका होने के कारण उसे गाड़ी में नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद एक जगह गाड़ी रुकती है और जल्दी से ड्राइवर गाड़ी से उतरता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि इस गाड़ी में लाश है। उसकी आवाज़ से ओमाना की नींद टूट जाता है। जब उसने खिड़की से बाहर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। गाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी होती है। पुलिस वालों ने तुरंत महिला को गिरफ्तार कर लेता है और उन टैक्सी बैग्स को भी कब्जे में ले लेता है और सख्ती से पूछताछ में ओमाना ने अपना जुर्म कबूल कर लेती है। कोर्ट में ओमाना को पेश किया जाता है। केस चलता रहता है और साल 2021 में ओमाना ने बेल के लिए अप्लाई करती है और कोर्ट उसे मंजूर कर लेती है। लेकिन उसके बाद से ओमाना फरार हो जाती है। साल 2009 में ओमाना ने एक बार अपने बेटे को फोन करती है और बताती है
कि वह मलेशिया में है। भारत और मलेशिया दोनों देशों की पुलिस उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। उसे फिर भारत की मोस्ट वांटेड क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता है। और फिर अक्टूबर 2017 में एक खबर आती है कि मलेशिया में एक महिला ने बिल्डिंग की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। पता चला कि महिला केरल की ही रहने वाली थी और इसकी सूचना केरल पुलिस को दी जाती है। केरल पुलिस यह खबर अखबारों में छपवा देती है। लोगों को लगता है कि शायद वह ओमाना की ही है, ओमाना ही है, लेकिन तभी एक महिला ने दावा करती है कि मरने वाली महिला उसकी बहन है, न कि ओमामा। इसके बाद डीएनए टेस्ट करवाया जाता है तो इस बात की पुष्टि हो जाती है कि वो लाश उस महिला की बहन की ही थी। लेकिन आज भी यह पता नहीं लग पाया है कि आखिर ओमाना है क्या। तो बस अभी के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अगर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।